लोगों को लगा कि खाते इसलिए खुलवाए जा रहे हैं ताकि सबको मोदी जी 15-15 लाख रुपए भेजेंगे। अब मोदी जी किसी को 1 रुपया ना दे तो 15 लाख रुपए की बात करें, लेकिन खेल बढ़िया कर गए कि जो अकाउंट जुड़ गए ना मैडम, उससे क्या हुआ, पहले तो कहा सारे जीरो बैलेंस खुलवा लो, सबने जीरो बैलेंस खुलवा लिया। दूसरा, मोदी ने कहा कि ठीक है एक काम करो, जितने भी आप लोग हैं सारे के सारे अपना आधार कार्ड नंबर उस बैंक अकाउंट से लिंक करवा लो कि जो मैं पैसे भेजू मुझे पता तो हो किसको भेजना है। लोगों ने भाग भाग के वो केवाईसी नो योर कस्टमर आधार कार्ड से लिंक भी करवा लिया। मैडम आप मानेंगे, असली इकोनॉमिक रिफॉर्म तब हुआ था। हमारे यहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, जैसे ही सैलरी कैश मिलने की जगह अकाउंट में आने लगी, ऑन द वेरी मोमेंट पता लगा 9,000 एम्प्लॉइज ऐसे निकले जिन्होंने सैलरी लेना बंद कर दिया, क्योंकि वो थे ही नहीं, वो घोस्ट एम्प्लॉइज थे। अब सोचकर देखिए 9,000 लोगों की सैलरी जो पिछले 20-30 साल से जा रही थी वो बंद हो जाएगी, तो वो घाटा बचेगा नहीं बचेगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स चलती थी, गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग लोगों को पैसे जाते थे और एक बड़ा अमाउंट मदरसा एजुकेशन पर जाता था। यूपी के अंदर मदरसा एजुकेशन में 1.35 लाख स्टूडेंट्स, यानी 1,35,000 स्टूडेंट्स जो थे वो गायब हो गए जैसे ही जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा के मोदी ने कहा कि पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा। कैन यू इमेजिन 1,35,000 स्टूडेंट्स जो पर मंथ पैसे ले रहे थे वो गायब हो गए। ऐसे कितने सारे डिपार्टमेंट्स थे जहां पर जो घोस्ट एम्प्लॉइज घोस्ट बेनिफिशियरीज थे वो सारे गायब हो गए। आप कह रहे गवर्नमेंट के पास पैसा पहले भी था, आज कैसे आ गया? क्योंकि वो जो लीकेज थी वो बंद कर दी। लीकेज बंद हो गई तो गवर्नमेंट को, मतलब पहली बात तो यार अपने आप ही इतने सारे एम्प्लॉय कम हो गए, गवर्नमेंट को पैसा आना बंद, पैसा बचना शुरू हो गया। एक दूसरा, मोदी जी ने जब नोट बंद किए ना तो एक पार्ट तो ये था कि फॉरफिट करेंसी बाहर निकल गई, लेकिन दूसरा पार्ट जो था वो ये था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कि मैडम उसमें हमारी लोगों को, क्योंकि 2 महीने तक आपके पास कैश ही नहीं है, अब 2 महीने तक कैश नहीं है तो आपको तब इंटरनेट फैसिलिटी भी ये सब चीजें हैं, तो वहां पर फोन पे और पेटीएम यानी डिजिटल जो ट्रांजेक्शन थी वो बढ़ गई। आज हमारी अप्रोक्सीमेट 70% जो ट्रांजेक्शन है वो डिजिटल है, यानी हमारे यहाँ नोट यूज करने की हैबिट हो गई खत्म। उस चीज से 2 फायदे हुए। एक, बैंकों के पास पहले जो 10-20 हजार रुपए वाली ही सेविंग्स होती थी, अब एक बात बताइए, छोटा सा कोई वेंडर है, बहुत छोटा सा, उसको 2,000 रुपए 3,000 रुपए उसको बैंक अकाउंट में मिल गए, तो क्या वो अपने बैंक से वो 3,000 रुपीज निकालेगा या कैश में छोटा मोटा काम चला लेगा? मैम आदत होती है ना, बैंक में लास्ट में हाथ लगाएंगे, बैंक में तो पैसा निकालेंगे ही नहीं। मैडम असर ये हुआ हमारे बैंक्स के पास पैसा ऑलरेडी लोगों का स्टैब्लिश होने लग गया। बैंकों के जो बैंक डूबने जा रहे थे उन बैंकों के पास इतना पैसा आ गया कि हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने 2022-23 के अंदर रिलायंस जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कमा के दे दिया। गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट कंपनी से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा के देते, तो आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म किस लेवल पर हुआ। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लोग डिस्कस नहीं करते प्लेटफॉर्म्स में जाकर कि लोग मोदी को पसंद क्यों करते हैं। हमारी मार्केट में पैसा कहां से आया? वो यहीं से तो आया। अच्छा, जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं सब पे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, टैक्स मिलता है। आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए हमारे देश के अंदर 32 या नहीं 3.26 टाइम्स टैक्स बढ़ा है 2010 के कंपैरिजन में 2014 में, 2020 14 ईयर्स में 3.25 टाइम्स टैक्स बढ़ा है। अब कई बार तो गवर्नमेंट खुद मिस कर जाती है, जैसे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था पिछले साल, जहां तक मुझे याद है कि अप्रोक्सीमेट 6 या 6.5% के अकॉर्डिंग हम ग्रो करेंगे। वो ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेट 8% के आसपास निकल के आई है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अंदाजा नहीं लगा पा रही कि असलियत में हमारा मशीनरी या पूरा सिस्टम जो इकोनॉमी है वो किस लेवल पर चल रही है। अंदाजा होता है लेकिन कई बार एक प्रिकॉशन होता है ना कि 8% ज्यादा ना बोल दे, तो इसे 6% बोल रहे हैं।
इस बार भी, और यही रीजन है, बहुत कम कंट्रीज ऐसी होती हैं जो अपना असेसमेंट जो बताती हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इससे ज्यादा असेस करके बताती हैं कि गवर्नमेंट भले ही 6% कह रही है, लेकिन हमारा अंदाजा है कि इंडियन इकोनॉमी 7.5 से लेकर 8% के आसपास ग्रो करेगा। वो इसीलिए तो पॉसिबल है क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। अब सवाल उससे अगला है कि जो रिफॉर्म्स किए उसका रिटर्न क्या है। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, टोल टैक्स, मैम सोचकर देखिए, टोल टैक्स पहले कैश, मेरे को याद है मैं जब कार मतलब अपना इधर से उधर जाता था, बाय कार जाता था, तो मेरे गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर, जो गाड़ी के अंदर जो फोन वगैरह जहां रख लेते हैं कार के, उसके अंदर मेरे पास खुले जो चिल्लर पड़ी हुई थी, मैडम वो चिल्लर ही 1200 रुपए थी। चिल्लर 1200 रुपए का मतलब ये है कि क्योंकि कहीं भी टोल प्लाजा होता उसमें वो 500 का नोट देते या 1000 का नोट देते, तो वो रिटर्न के अंदर हमारे को वो अमाउंट दे देता खुले, और वो खुले वही पड़े रह जाते, सिक्के इस्तेमाल कौन करेगा। 1200 रुपए पड़े हुए थे। आज टोल प्लाजा के ऊपर आपने डिजिटल ट्रांजैक्शन कर दी, कैश है ही नहीं, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा होना चाहिए। मैम जो टोल प्लाजा के ऊपर जितनी बेईमानी होती थी, आप ये देखिए 18 लाख करोड़ का अगर एनएचएआई, नेशनल हाईवे एजेंसी ऑफ इंडिया जो है, उसके अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसके पास 18 लाख करोड़ रुपए का बजट है, तो 18 लाख करोड़ रुपए टोल टैक्स से तो पैसे आ रहे थे, तो कैश में बिचौलिए खा जाते थे। अब आ गया सारा ऑनलाइन, ऑनलाइन के अंदर मैडम सारा पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, उससे हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट हुआ, पैसे आए, उससे ही तो डेवलपमेंट हुआ है। अब मोदी गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस क्या है? देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो रिफॉर्म्स किए, वो मोदी 1 ने जो रिफॉर्म किया उसका बेनिफिट मोदी 2 में मिला। और लिटरली मैम, मुंबई एक्सप्रेस वे से लेकर कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो हमारी सरकार ने नहीं किया? लिटरली बहुत तेजी से किया। लेकिन अब आगे चैलेंजेस क्या है? माने या ना माने, हमारे पास जो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जिस तरफ चैलेंज को फेस कर रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी। अब आपकी कंट्री इस चीज को नहीं सोच रही, शायद मैक्सिमम को पता भी नहीं होगा कि एआई क्या है, ऑटोमेशन क्या है, या चैट जीपीटी क्या है। ये ज्यादातर कुछ पढ़े लिखे लोगों को पता होगा, बाकी कॉमन मैसेज को नहीं पता होगा, जो बिल्कुल ही अनअवेयर है। और जो मतलब कुछ लोगों का, मैडम यूं तो पढ़ी लिखी सोसाइटी को तो पता ही होगा। हमारी इकोनॉमी के सामने भी जो चैलेंज है वो ये है कि वर्ल्ड इज स्विफ्टली मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन। कि जो मशीनरी है, जिस मशीन के ऊपर काम करने वाला वर्कर, जो अभी वर्कर काम करता है, वो वर्कर्स खत्म हो जाएंगे दुनिया में, और रोबोट्स जो है वही फैक्ट्रीज के अंदर काम करेंगे। ऐसे में वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड होगी तो उसे कहां लेकर जाए? हाँ, बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, अगर चैट जीपीटी आ जाता है और सब चीजें हो जाती है, तो पॉपुलेशन को या तो न्यूली फॉर्म में ट्रेन किया जाए ताकि वो तब भी, और दूसरा अगर वो ट्रेन नहीं कर पाते हैं न्यूली फॉर्म में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और सारे के सारे गरीब हो जाएंगे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैल जाएगा। अभी हमारी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो उस तरफ है। दूसरा, जैसे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0.7% हो चुका है, यानी हम टोटल ट्रेड जितना करते हैं उसमें पहले हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4 to 4.5% होता था। अब वो घटकर जो है वो 0.7% हो गया, यानी हम एक्सपोर्टर कंट्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पहले कंज्यूमर इकोनॉमी थे, अब एक्सपोर्ट हमारा इतना लेवल में बढ़ चुका है कि हम कहीं ना कहीं अपने जो फॉरेन करेंसी उसे बचा पा रहे हैं। यही इसका असर हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में दिखाई दे रहा है। $666 बिलियन हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में है, और उसको इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि $666 बिलियन जो है वो गोल्ड फॉर्म में जो अवेलेबल है, उस गोल्ड को भी इंडिया में मंगा लिया गया है ताकि, और आप देखेंगे अभी 100 टन्स ऑफ गोल्ड जो है वही बाहर रह गया, बाकी सारा का सारा गोल्ड जो है इंडिया में वापस आ गया है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे फॉरेन अकाउंट के अंदर पड़े हुए, एक अलग मैटर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इकोनॉमी में ये एक पार्ट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हो चुका है, बैंकिंग पे काफी सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी भी ये गवर्नमेंट जिस तरीके से ब्लैक मनी और दूसरी चीजों के पीछे पड़ी हुई है, उस पर अटैक करना अभी और दबाव डालना जरूरी है।
दोस्तों, आज जैसा कि बजट आया है और बजट के बाद काफी मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो लोगों के सामने आ रही है। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग निराश हैं, कुछ लोग दुखी हैं तो कुछ लोग तंज कस रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो बीजेपी ने अपने पन्ने पर उतार करके जनता के सामने पेश कर दिया है। लेकिन वहीं पर कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं जो कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी आ रही हैं। पाकिस्तान के लोग सबसे पहले हमारे देश का जो बजट है ना उसको देखकर हैरान हैं और कह रहे हैं कि भाई इतना पैसा बजट के लिए, मां कसम अगर हमको मिल जाए ना तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। देखो यार, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारा बजट है ना वो हमारे देश का है, मतलब जितनी जनसंख्या है उसके आप आसपास भी नहीं है, तो आपको तो एक तरह से इतना बड़ा बजट लगना लाजमी है। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता क्योंकि हमको पता है कि हमारी जनसंख्या कितनी है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बजट बनाना होता है, उसके हिसाब से हर राज्य को एलोकेट करना होता है। दूसरी तरफ क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को गालियां भी दे रहे हैं इस दौरान कि भाई ऐसा बजट है वैसा बजट है। देखो दोस्त, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर यही खूबसूरती है कि आप प्रधानमंत्री तक को गालियां दे सकते हो, जो कायदे में नहीं देनी चाहिए, लेकिन इतनी आजादी है, इतनी छूट है, फिर भी लोग बोलते हैं देखो ना ये बंदा डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप कर रहा है भारत में। तो ऐसे इल्जाम तो अभी पीछे हमने इलेक्शन से पहले बहुत सारे देखे हैं और जाहिर सी बात है इलेक्शंस हैं तो कहीं ना कहीं ये जो उंगली उठाने की जो राजनीति है, ठीक है, उल्टा सीधा कहने की जो राजनीति है हमारे देश में चली आ रही है। लेकिन जिस नग्नता का प्रदर्शन इस चुनाव में किया गया था उससे पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन इस चुनाव में खास तौर पर किया गया है। बहुत से ऐसे फैसले हैं प्रधानमंत्री मोदी के जो बहुत अच्छे हैं। अगर हम शुरुआती तौर पे बात करें तो जिस तरह से नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद जिस तरह से अकाउंट खोले गए लोगों के, मतलब देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अकाउंट खोले गए, उसके बाद लोगों ने इसमें पैसा रखा। यही विपक्षी पार्टी है जो हमेशा ये इल्जाम लगाती थी कि गरीबों के पास तो पैसा नहीं है, कहां से रखेंगे। लेकिन गरीबों के पास पैसा जो आता था वो अपने घर में रखते थे और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके साथ हादसे हो जाते थे जिसके कारण उनका पैसा भी चला जाता था। लेकिन आज उनका पैसा बैंक में सिक्योर है, उनको कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इसके साथ साथ आज जो पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम, उसने जिंदगी को बहुत आराम बना दिया है। आप कहीं भी जाते हैं, आप ये जेब में फोन होता है, आपको टेंशन नहीं रहती। अदरवाइज आपको एटीएम खोजना पड़ता था, आपको उसमें से पैसे निकालने पड़ते थे। लेकिन आज की डेट में आपकी जेब में आप एटीएम लेकर एक तरह से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुविधाएं बहुत सारी हैं। रही बात नौकरी की, तो हाँ, ये एक कमी जरूर रही है मोदी सरकार में। जो पिछले 10 साल उनके बीते हैं उसमें नौकरियों पर खासतौर पर ध्यान नहीं दिया गया है। जो भर्तियां थी वो भी बहुत अटकी हुई थी। तो कमियां हैं जिसमें इस बजट के दौरान मोदी सरकार ने उसको सुधारने की कोशिश की है और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें बदलाव किया गया है और इसकी जो विशेष चर्चा है वो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।